मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मुआफी चाहता हूं। पिछली दीवार का ख्याल रखो, वो सफेद चमड़ी वाली औरत है, इसी तरफ से अंदर कूदेगी। इसे यह हदायत देकर मैं उसके ऑपरेटर समेत लान की तरफ चला गया ताकि मेरी आवाज बाहर तक न सुनी जा सके। मैंने एंटीना का सिरा खींचना चाहा लेकिन उसका साइज वही रहा। BH-15 कॉलिंग BH-1 ओवर। ऑपरेटर्स ऑन करके मैंने बटन दबाया और ऑपरेटर्स अपने दहाने के करीब लाकर अव्वल खान के लिए अपना पहला पैगाम नशर कर दिया। इस वक्त फिजा पर अंधेरा मुहित हो चला था। बटन छोड़ते ही ऑपरेटर्स पर पहले जैसा सकूत छा गया, बस हल्का सा रेडियाई शोर गूंज रहा था। BH-1 कॉलिंग। चंद सानियों बाद ही अव्वल खान की ताहयुर ज़दा आवाज सुनाई थी। तुम कहां पहुंचे हुए हो? उसका सवाल मुकम्मल होते ही मैंने बटन दबाकर अपनी बात शुरू कर दी। BH-9 के पास कुछ वक्त गुजारने का इरादा है। सफेद चमड़ी मेरे साथ है और दूसरों को इल्म नहीं होना चाहिए कि मैं कहां हूं। तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या करने वाले हो। अव्वल खान की गुस्सीली आवाज थी। वो आते हैं तो उन्हें BH-9 से अपना सर फोड़ कर जाने दो। इस वक्त इन्हें छेड़ोगे तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ने के बजाय संभल भी सकती है। हो सकता है कि वो दहशत ज़दा हो जाए। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सरकारी सतह पर कैसी दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा, मैंने सख्त लहजा में कहा। वो लोग ये सारी कार्रवाइयां चोरी छुपे और अपनी जिम्मेदारी पर कर रहे हैं। उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि STF उनका पीछा कर रही है। मुझे सफेद चमड़ी की बस एक बात याद है कि खौफजदा अमरीकन किसी चूहे से भी ज्यादा हकीर और बेजर्र होती है। मैंने खौफजदा नहीं बल्कि दहशत ज़दा करना चाहता हूँ ताकि शी के नमक ख्वार यहाँ फसाद फैलाने के इरादों से तौबा कर ले। ठीक है, तुमसे बाद में बात होगी। जो करना है करते रहो। ओवर एंड ऑल। अव्वल खान मेरी पेश रफ्त पर भड़क गया था मगर मैं उसे मनाना भी जानता था। मैं ऑपरेटर साफ करके नसीम की तरफ लौट आया। वो बढ़ते हुए अंधेरे में टकटकी बांध कर अकबी दीवार को घूरे जा रहा था। सर अंधेरा गहरा हो रहा है, इजाजत दो तो कुछ बत्तियां जला दूं। मैंने पुराने चौकीदार से बाहर के स्विचों की सारी जगह मालूम कर ली थी। मेरे करीब पहुंचने पर उसने धीमी आवाज में कहा, खुद अंधेरे में छुपे रहोगे तो अच्छा शिकार खेलोगे। आने वालों को अंधेरे ही में आने दो। हर तरफ अंधेरे का राज था। इस अंधेरे में तारीख तरह इमारती हेवला आसिफ ज़दा नजर आ रहा था। मैं नसीम को ऑपरेटर्स लुटाने की कोशिश की तो उसने मुझे रोक दिया। मैं गेट पर था इसलिए उसे बंद रखा हुआ था। पता नहीं बाहर क्या खेल चल रहा हो। तुम इसे लान पर ले जाकर खुला रखो, जरा बाहर की खबरें मिलती रहेंगी। अपने लिए कोई हदायत या पैगामात हो तो तुम ही बात कर लेना। उसने बहुत दूर की बात सोची थी। मैं ऑपरेटर्स समेत लान की तरफ चल दिया। इस वक्त तक मुझे अंदर आए काफी देर हो चुकी थी। मेरे हिसाब से वीरा को कई मिनट पहले दीवार फांद कर अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो गायब थी। बाहर से किसी फायर या हंगामे की आवाज न आने के बावजूद मुझे उसके बारे में तशवीश होने लगी थी। मैंने चंद सानियों तक वीरा के बारे में सोचने के बाद गैर इरादी तौर पर ऑपरेटर्स का स्विच ऑन किया तो उस पर पहले से कोई पैगाम नजर हो रहा था। जारी है, उसकी रफ्तार तेज है, मैं इसके पीछे हूं। ओवर। BH-1 कॉलिंग मोबाइल यूनिट। पैगाम खत्म होते ही अव्वल खान की आवाज गूंजने लगी। होटल के गिर्द मौजूद चारों मोबाइल यूनिट्स PH-3 के पीछे जाएं। फॉर्मेशन नंबरों के हिसाब से होगी। सबसे आगे BH-3 और सबसे पीछे BH-7 होगा। थोड़े फासले के बाद BH-3 रिपोर्ट देकर किसी भी सड़क पर मुड़ जाएगा। BH-4 सुर्ख कार का पीछा करता रहे। BH-3 चक्कर काट कर BH-7 के पीछे पहुंचने की कोशिश करेगा। इस सुर्ख कार में मौजूद दोनों गोरे बहुत चालाक और खतरनाक हैं। तीसरा इनका ड्राइवर होने के साथ मकामी तर्जुमान हो सकता है। हर 1 किलोमीटर के बाद पीछा करने वाली गाड़ी बदल दी जाएगी ताकि गोरों को ताक़ुब का शुबा न हो। चक्कर काट कर लौटने वाली गाड़ी अपनी फॉर्मेशन खो बैठे तो उसे अपनी रफ्तार कम करके पैगाम का इंतजार करना चाहिए। ओवर। BH-3 रिपोर्टिंग। मैं आगे बाएं तरफ मुड़ रहा हूं। सुर्ख कार सीधी जा रही है। ओवर। BH-4 रिपोर्टिंग। अब मैं सुर्ख कार के पीछे हूं। सुर्ख कार अब क्लिफ्टन के पुल से गुजर रही है। ट्रैफिक रश की वजह से रफ्तार कम हो चुकी है। ओवर। अव्वल खान के बाद वो तीसरी आवाज थी। बज़ाहिर वो आम से रेडियाई पैगामात थे जो STF की एक मखसूस फ्रिक्वेंसी पर नशर किए जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए उनमें बहुत लज्जत और सनसनी पोशीदा थी। नसीमुल हसन ने मुझे ऑपरेटर्स ऑन करने का बर वक्त मशवरा देकर चूहे और बिल्ली के इस दिलचस्प खेल में शरीक होने का मौका फराहम कर दिया था। मेरा ज़हन तेजी से काम करने लगा। नक्शा कुछ यूं बन रहा था कि CIA के दोनों एहलकार किसी होटल में ठहरे हुए थे और अव्वल खान ने अपने 5 आदमी अलग अलग गाड़ियों में होटल के गिर्द फैलाए हुए थे ताकि उन दोनों की रवानगी की सूरत में इंतहाई मुनअज़्ज़म अंदाज में उनका ताक़ुब किया जा सके। वो दोनों सुर्ख कार में मकामी ड्राइवर के साथ होटल से रवाना हुए तो उनका पीछा शुरू कर दिया। क्या दिलचस्प बात यह थी कि वो क्लिफ्टन का पुल अबूर कर रहे थे, यानी वो हमारी तरफ भी आ सकते थे क्योंकि पुल के बाद ही क्लिफ्टन और डिफेंस के मुश्तरका रास्ते शुरू हो जाते थे। BH-4 रिपोर्टिंग। मेरे पीछे आने वाली सफेद कार में 3 मुश्तबा आदमी सवार हैं। मुखालसम से आने वाली गाड़ियों की रोशनी में मैं इनके अक्स देख चुका हूँ। वो ट्रैफिक के हजूम के बावजूद मुझसे आगे निकलने के लिए बेचैन है। मुझे शुबा हो रहा है कि ये सुर्ख कार वालों के मुहाफिज या साथी न हो। ओवर। अचानक नजर होने वाले इस पैगाम ने मुझे चौंका दिया। अगर BH-4 का ख्याल दुरुस्त था
तो उनकी नफरी STF के आदमियों से ज्यादा थी। BH1 कॉलिंग BH4। नई सूरत हाल में तुम्हें मुड़ने की जरूरत नहीं, सफेद कार को आगे निकलने दो। अगर उस सुर्ख कार को ओवरटेक करती हुई आगे निकल जाए तो उसे भूल जाओ और अपना फासला पूरा करके सरफेस लेन में घुस जाओ। वो तुम्हारे और सुर्ख कार के दरमियान आए तो तुम उसके बराबर में जाकर उसे इस बुरी तरह साइड दो कि वो कई गाड़ियों में तसादुम का सबब बन जाए। सफेद कार उलझ जाएगी, तुम तेजी से आगे निकल जाना। BH5 लीड लेगा। ओवर। शायद इन लोगों ने अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ाए हुए थे क्योंकि उनके पैगामात के दरमियान में ट्रैफिक का ज्यादा शोर नहीं गूंज रहा था, लेकिन मैं उनके हौसले पर हैरान था कि वो लोग इतनी ट्रैफिक में से गुजरने और दुश्मन की निगाहों में होने के बावजूद बार बार ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने का खतरा मोल रहे थे। मुझे रह रहकर वीरा की फिक्र सता रही थी। इन संगीन लम्हात में इस पर न जाने क्या उस्ताद पड़ी थी, किसका दूर दूर तक पता नहीं था और मेरे जहन में बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हो गए थे। काफी देर तक ऑपरेटर्स पर असाब शिकन सकूत तारी रहा। कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि क्लिफ्टन रोड पर हादसे की जगह पर क्या हो रहा था, ना ही सुरकार की कोई खबर थी। आखिर ऑपरेटर्स बेदार हो ही क्या। BH5 रिपोर्टिंग। मैं सुरकार का पीछा कर रहा हूँ, इसमें मकामी ड्राइवर के साथ सिर्फ एक गोरा रह गया है। हादसे के बाद बहुत सी गाड़ियां रुक गई थी। सुरकार भी बाएं किनारे पर रुकते रुकते कुछ दूर निकल के दोनों गोरे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और परेशान थे। फिर गोरा उतरकर सफेद कार की तरफ चल दिया। सुरकार आगे बढ़ाई। मुझे अभी तक BH6 और 7 नजर नहीं आए हैं। ओवर। BH1 2 BH7। अव्वल खान की इस्तरारी आवाज उभरी। तो वहीं ठहरो और हर कीमत पर दूसरे गोरे को घेरने की कोशिश करो। बाकी अफराद BH5 के पीछे जाएं। वो अकेला रह गया है। जाए हादसा के बारे में जो भी रिपोर्ट देने की पोजीशन में हो लाइन पर आए। ओवर। BH3 सर। सबसे पहले वाली आवाज उभरी। गाड़ियां टकराते ही लोग बाहर निकले। सफेद गाड़ी वालों ने बदकलामी शुरू कर दी और यहाँ मारपीट शुरू होगी। पुल तक ट्रैफिक जाम है, मैं इसमें फंस गया हूँ। यहाँ अभी तक मारधाड़ हो रही है। किसी ने आची हथियार भी निकाला था मगर दूसरों ने उसे पकड़ लिया। ओवर। BH6 कॉलिंग। इस बार एक नई आवाज सुनाई थी। मैं गाड़ी निकाल लाने में कामयाब हो गया हूँ। BH5 की अकबी रोशनियां मुझे नजर आ रही हैं। आखिरी लम्हात पर मैंने BH7 को गोरे के पास मंडलाते हुए देखा था। सफेद गाड़ी के उलझ जाने से गोरा सख्त परेशान था। ओवर। वो तफसीलात सुनकर मेरा दुराने खून तेज हो रहा था और सर पर जंगी जुनून सा सवार हुआ जा रहा था। हम सनसेट बुलेवार्ड पर आ गए हैं। पीछे ट्रैफिक जाम होने लगा है। अगर सुर कार सीधी दौड़ती रही तो मैं ट्रैफिक सिग्नल से BH6 के लिए जगह खाली कर दूंगा और उसके पीछे चलता रहूंगा। अभी तक सुर कार की मंजिल का अंदाजा नहीं हो सका है। ओवर। ये पैगाम BH5 की तरफ से था। शाबाश, तुम सब बहुत अच्छे जा रहे हो। अव्वल खान की पुरजोश आवाज उभरी। हमारे अंदाजे दुरुस्त मालूम हो रहे। सुरकार यकीनन 0 पॉइंट का रुख करेगी। चाप BH9 और 15 पूरी तरह तैयार है। इनकी मंजिल का तयन होते ही तुम लोग गलियों में घुसने के बजाय ताकुब तर करके सुरकार को 0 पॉइंट पर घेरने की कोशिश करो। नाकाबंदी होते ही वो हथियार डाल देंगे। गैर जरूरी कुछ तो खून नहीं होना चाहिए। ओवर। अव्वल खान की जुबान से अपना जिक्र सुनते ही मुझे ख्याल आया कि मैं किसी अहमक की तरह सबकी बातें सुनता चला जा रहा था। खुद खामोश बैठा हुआ था। मैंने फौरन लाइन ले ली। BH15 to BH1। मालूम होता है कि अब तुमने भी अपना इरादा बदल दिया है। क्या अब कोई दुश्वारी पैदा नहीं होगी? ओवर। ये फजूल बातों का वक्त नहीं है। BH15। अव्वल खान की गुराहट सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे ऑपरेटर्स पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त अव्वल खान के बहुत से मातहत वो तमाम बातें सुन रहे थे। अव्वल खान कह रहा था, अपनी जगह तैयार रहो। हम इन्हें किसी खून रेजी के बगैर पकड़ सके तो यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं इसी के लिए दुआ गो हूँ। ओवर। लेकिन एक गड़बड़ होगी। सफेद चमड़ी अभी तक लापता है। ओवर। मैंने पुरतशवीश आवाज में कहा, तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे साथ है। ओवर। मेरा मसला सुनकर अव्वल खान भड़क उठा। मैं फाटक से आया था, उसे पिछली दीवार चढ़कर अंदर कूदना था, मगर वो गायब है। ऐसा ना हो कि वो बेखबरी में हमारे ही साथियों के हाथों मारी जाए। ओवर। इस इम्कान का जिक्र करते हुए मेरी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। ये उसका नसीब होगा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ओवर न डाल। उसका लहजा सर्द और सपाट हो गया। खौफ और सनसनी में वक्त बहुत धीमे धीमे गुजरता रहा। इतनी देर गुजर गई थी लेकिन वीरा की कोई खैर खबर नहीं थी। उसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिल बैठने लगा। पता नहीं वो जिंदा थी या किसी खामोश हादसे का शिकार हो गई थी। अगर जिंदा थी तो किस हाल में थी? जहांगीर के मकान के कुर्बो जवार में STF के कारकुन फैलने शुरू हो गए थे। वो दुश्मन के मुकाबले में सब फारा थे। इन सब के सरों पर खून सवार था। अगर इनमें से कोई भी वीरा को मकान में घुसने की कोशिश करते देख लेता तो उसे बेदरेक गोली मार सकता था। मैं 7 नंबर बोल रहा हूँ। दूसरे गोरे को मैं अपने साथ लाने में कामयाब हो गया हूँ। अचानक ट्रांसमीटर पर BH7 की आवाज सुनाई देने लगी। मैं वलायती जुबान के अल्फाज बोलने से गुरेज कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए कि इस बंदर का क्या करना है। इसके बाद मैं अपना लासिल की आला बंद कर दूंगा। ओवर। भीड़ साफ होने के बाद इसे साहिल की तरफ ले जाओ। अव्वल खान की बेरहमाना आवाज उभरी। और इसे उलझाने की कोशिश करो। मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। बंदर ज्यादा परेशान करे तो तुम इसे बेहोश कर सकते हो, लेकिन इसे जिंदा रहना चाहिए। इसकी मौत हमारे लिए मुसाइब पैदा कर सकती है। बस इतना जरूर बता दो अपने ऑपरेटर्स के बारे में तुमने इसे क्या बताया है। ओवर। मेरी गाड़ी प्राइवेट रेडियो टैक्सी है। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, इस कॉल और अभी अभी कहे गए 3 अल्फाज के बारे में जरूर पूछेगा। मैं कोई ना कोई कहानी सुनाकर इसे मुतमईन कर दूंगा।
इस पैगाम के बाद मैं अपना आला बंद कर दूंगा ताकि ये बंदर दूसरों की बातें न सुन सके। अल्लाह हाफिज। सुरकार का ताकुब करने वालों ने वक्फे वक्फे से इतला दी कि वो जहांगीर के मकान के सामने से गुजरे बगैर 2 इतराफ में पोजीशन ले चुके थे। अव्वल खान ने उन्हें हदायत की थी कि सुरकार इनके करीब से गुजरकर 0 पॉइंट यानी जहांगीर के घर की तरफ जाए तो कोई तारुज न करें, अलबत्ता वापसी में उसका रास्ता रोक लें। उसने उम्मीद जाहिर की थी कि सुरकार के सवारों को 0 पॉइंट वाले आसानी से वापस नहीं लौटने देंगे और इन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। चंद सानियों बाद BH-5 की पुरजोश आवाज उभरी। सुरकार एक गली से नमदार होकर जहांगीर के मकान की तरफ घूमी थी। इसकी रफ्तार सुस्त थी और इसमें मौजूद गैर मुल्की अकबी नशिस्त छोड़कर ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर मुंतकिल हो चुका था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो दोनों वाज़े तौर पर देखे गए थे। होशियार, मैं दबी आवाज में BH-9 को खबरदार किया। वो लोग बहुत करीब आ चुके। मेरा पिस्तौल पहले से लोड था। मैंने ऑपरेटर्स की आवाज इतनी कम कर दी कि बस मैं पैगामात वाज़े तौर पर सुन सकूं। फिर मैं लान के सिरे पर पहुंचकर जो फाटक से करीब था, अचानक करीब ही से एक फायर की होलनाक आवाज गूंजी। इसी के साथ एक लर्जाखेज इंसानी चीख सुनाई थी। ऑपरेटर्स बेदार हो गया। BH-5 हज़ानी अंदाज में बोल रहा था, सुरकार पर कहीं से फायर हुआ है और कोई हलाक या जख्मी हुआ है। कार सड़क पर लहरा कर झटके से रुक गई है। शायद इस गाड़ी का ड्राइवर नामालूम गोली का निशाना बना है। मेरे लिए क्या हुक्म है? ओवर। फायर करने वाले को देखने की कोशिश करो। मैं पैगाम का सिर्फ इतना ही हिस्सा सुन सका क्योंकि फिजा दूसरे और फिर तीसरे फायर से लर्ज उठी थी। तीसरे फायर के साथ एक चीख हुई गूंजी थी। बाहर 3 फायर हो चुके हैं। मैंने बटन दबाकर इस तरह लहजे में बोलना शुरू कर दिया। 2 खतरनाक चीखें भी सुनाई दी हैं। वो दोनों हलाक या जख्मी हो चुके हैं। मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वीरा अभी तक लापता है। क्या वो इन गोलियों की जद में आकर न मारी जाए? ओवर। वीरा का ख्याल ज़हन से निकाल दो। अव्वल खान की सख्त आवाज गूंजी। जो डिसिप्लिन की परवाह न करे उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि वो दोनों सिर्फ जख्मी हुए हों और तुम्हें 0 पॉइंट से निकलते देखकर बाढ़ पर रख लें। जब तक बाहर फैले हुए मेरे आदमी क्लियरेंस ना दें तुम बाहर नहीं निकलोगे। ओवर। इसीलिए मैं चौथा फायर हुआ। चारों आवाजें यकसा और बड़े बोर के किसी पिस्तौल की थी। चौथे फायर के जवाब में एक नकाहत ज़दा और अधूरी इंसानी चीख गूंजी थी। शायद वो कोई जख्मी था जो चौथी गोली की जद में आया था। चौथा फायर हुआ है। ऑपरेटर्स पर इस बार BH-6 बोल रहा था। मैंने फायर करने वाले की पोजीशन देख ली है। गोलियां ऊपर से आ रही हैं। वो जो कोई भी है 0 पॉइंट के करीब एक घने दरख्त पर चढ़ा बैठा है। अगर मैं उस दरख्त के पत्तों में एक हल्का सा ब्रस्ट चला दूं तो घबरा कर नीचे आने पर मजबूर हो जाएगा। ओवर। अभी दरख्त पर फायर न करना। वो अव्वल खान की आवाज थी। एक वक्त में 2 महाज मत खोलो। दरख्त वाला खुद फंस चुका है। अब वो तुमसे बच कर नहीं निकल सकेगा। फिलहाल तुम सुर्ख कार वालों पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज रखो। कार की क्या पोजीशन है? इसके दोनों सवार क्या कर रहे हैं? गौर से देखकर मुझे रिपोर्ट दो। ओवर। कार सड़क के बीच में रुकी हुई खड़ी है। कार में बिल्कुल सन्नाटा है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो दोनों मर चुके हैं, बेहोश हुए हैं या कार में छुप कर कोई मौका तलाश कर रहे हैं। अभी तक इनमें से किसी ने कार से निकलकर कुर्बोजवार में पनाह लेने की कोशिश नहीं की है। ओवर। BH-5 सुर्ख गाड़ी तुम्हारी तरफ से गुजरी थी। अव्वल खान को अपने मोहरों की तरतीब अच्छी तरह याद थी। इस वक्त भी सुर्ख कार का पिछला हिस्सा तुम्हारी तरफ होगा। तुम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाओ और सुर्ख कार से चंद गज पीछे रोकर अचानक हेडलैम्प से खोल दो। इस मौका पर तुम्हें डैशबोर्ड से नीचे झुक जाना चाहिए ताकि कोई जवाबी गोली तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। चंद सेकंड तक नीचे झुककर हेडलैम्प्स को हाई और लो बीम पर करते रहो। रद्द-ए-अमल की सूरत में BH-6 तुम्हारा साथ देगा। कोई रद्द-ए-अमल ना होने की सूरत में तुम अपनी गाड़ी सुर्ख कार के करीब ले जाओगे और अपनी सावधीद के मुताबिक देखभाल करके मुझे मुसलसल रिपोर्ट देते रहोगे। ओवर। ओके सर। BH-5 की आवाज पुरएतमाद थी। फिर उसने पूछा, अगर इस मौका पर दरख्त पर छुपे हुए शख्स की तरफ से मुदाखलत हुई तो मैं अपनी AK-56 इस्तेमाल करूंगा। ओवर। हाँ, ऐसी सूरत में उसके नीचे गिरने तक अपना ब्रस्ट ना रोकना। ओवर। अव्वल खान का लहजा बेरहमाना था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होगी। वीरा तयशुदा प्रोग्राम से निराफ करके कहाँ रह गई थी? कहीं आखिरी लम्हात में उसकी खोपड़ी ने कोई गुल तो नहीं खिलाया था? सुर्ख कार वालों को गोलियों का निशाना बनाने वाला कौन हो सकता था? कहीं वीरा ही तो दरख्त पर चढ़कर उनकी घात में नहीं बैठी थी? मैं टहलता हुआ नसीम के करीब पहुंच गया। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ था कि धमक की एक तेज आवाज पर नसीम ने भड़क कर अपनी चादर में से छोटी नाल वाली एक खुदकार सब मशीन गन बरामद कर ली और उसे मेरे अक्कम में किसी पर सीधा करके हो रहा है। कौन है? वही रुको। मैं सुरात से पलटा तो अहाते की दीवार के करीब अंधेरे में सीधा होता हुआ एक खेवला नजर आया। वीरा। इस तरफ से मध्यम सी सरगोशी सुनाई थी। इस बार मैंने आवाज के साथ उस हेवले को भी पहचान लिया। वो वीरा ही थी। मैंने हाथ से नसीम की सब मशीन गन की नाल नीचे करते हुए इस तरह लहजा में वीरा से कहा, तुम कहाँ मर गई थी? तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा था? इस वक्त यहाँ हर तरफ मौत और दहशत का राज है। इसमें 4 गोलियां कम हो चुकी हैं। वीरा ने अपना पिस्तौल जेब से निकालकर खुशदिली से कहा, मुझे खुशी है कि काफी अरसे से मशक न होने के बावजूद मेरा निशाना खराब नहीं हुआ। तो क्या दरख्त पर तुम ही चढ़ी बैठी थी? मैंने बेयकीनी से सवाल किया। नसीम भी अंधेरे में हैर से आंखें फाड़ पाड़कर वीरा को देखने की कोशिश कर रहा था। मकान का तवाफ करते हुए इत्तेफाकन ही मेरी नजर उस घने दरख्त पर पड़ गई थी। वो हंसकर सरसरी अंदाज में बताने लगी, इस दरख्त का बेशतर फैलाव बाहर की तरफ है, लेकिन कई गुंजान शाखें इस अहाते में भी आई हुई हैं
अपना काम खत्म करके मैं इन्हीं के जरिए अंदर कूदी हूँ। हैरत है कि जहांगीर को कभी ये शाखें कटवाने का ख्याल नहीं आया। वीरा की बातों पर चंद सानियों कबल होने वाली खूनरेजी का कोई असर नहीं था। इसी वक्त ऑपरेटर्स पर BH5 की आवाज उभरने लगी। हेडलैम्प्स को धीमा और तेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सुरकार में बदस्तूर सन्नाटा है। अब मैं अपनी गाड़ी आगे ले जा रहा हूँ, अब भी उधर सन्नाटा ही है। ओह, ये दोनों ही बेसुध पड़े हुए हैं। ड्राइवर का सर लहूलुहान है और वह स्टीयरिंग से उलझा हुआ है। सफेद फार्म का चेहरा खून में डूबा हुआ है, वो भी ड्राइवर के पहलू में ढलका हुआ है। विंडशील्ड रेजा रेजा हो चुकी है। मेरा अंदाजा है कि गोलियों के साथ शीशे के टुकड़ों ने भी इन दोनों को बहुत जख्मी किया है। अभी तक दरख्त वाले की तरफ से किसी रद्दमल का मुजाहरा नहीं हुआ, लेकिन मैं इससे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सामने से शायद BH6 की गाड़ी भी चल पड़ी है। वो सिर्फ पार्किंग लाइट से जलाकर मेरी तरफ आ रहा है। हालात पूरी तरह काबू में नजर आ रहे हैं। ओवर। BH15 ऑपरेटर्स पर अव्वल खान की आवाज गूंजी। अब तुम भी बाहर निकलकर इन लोगों की मदद करो और दरख्त वाले को तलाश करो। ओवर। इसके खामोश होते ही मैंने अपनी बात शुरू कर दी। वीरा वापस आ चुकी है। दरख्त पर से उसी ने फायरिंग की थी। ये उसी दरख्त की शाखों के सहारे घर में कूद चुकी है। मेरी सास ये भी बाहर जा रही है। ओवर। ये किसी दिन तुमको तबाह कर देगी। वो इंकशाफ सुनकर अव्वल खान का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया। इसका निशाना जरा भी चूक जाता तो ये पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो सकता था। आइंदा मैं सोच समझ कर फैसला करूंगा। BH5 वीरा पर अपनी बरहमी का मुख्तसर सा इजहार करके वो अपने आदमी से मुखातिब हो गया। तुम अपनी गाड़ी BH15 के हवाले कर दो और सुरकाड़ी को दोनों लाशों या जख्मियों समेत साहिल के किसी वीरान हिस्से की तरफ निकाल कर ले जाओ। मैं खुद भी रास्ते में हूँ। किसी भी लम्हे BH7 का पैगाम आ सकता है। तुम्हारे पास खसूसी शनाख्त है। रास्ते में रोक टोक हो तो तुम बिला झिझक अपनी शनाख्त इस्तेमाल कर सकते हो। इस गाड़ी को छोड़कर तुम्हें वापस आना है। BH3 और 4 जहां भी हूं फौरन स्टेशन वापस लौटे। अब वहां ज्यादा भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं। ओवर। सर, ये दोनों मर चुके हैं। ऑपरेटर्स पर BH5 की आवाज सुनाई थी। इस वक्त तक हम तीनों घर से बाहर निकल चुके थे। हैरत की बात यह है कि फायरिंग के बावजूद यहाँ कोई घर से बाहर नहीं निकला। खास ये है कि आसपास के बेशतर घरों की रोशनियां गुल की जा चुकी हैं। ओवर। हम तीनों सुरकार तक पहुंचे तो वहां मौजूद दोनों आदमी ड्राइवर की ड्राउनी लाश को अकवी पायदान में डाल चुके थे। वो ट्रांसमीटर पर सारी गुफ्तगू सुनते रहे थे, इसलिए उन्होंने वीरा को खुशगवार हैरत से देखा। वीरा रस्मी से मुस्कुराहट के बाद एक कपड़ा लेकर ड्राइविंग सीट और स्टीयरिंग पर से खून साफ करने लगी। आनंद फानन में दोनों लाशें अकवी पायदान में पहुंच गईं। विंडशील्ड का बेशतर हिस्सा फायरिंग के नतीजे में अलग होकर अंदर बिखर चुका था। शीशे के जो टुकड़े रबर और फ्रेम में फंसे रह गए थे उन्हें फुर्ती से निकाला जाने लगा ताकि बादियों नजर में विंडशील्ड होने या न होने का अंदाजा ही न हो सके। खास बात यह थी कि सफेद फार्म की दाहिनी पिंडली पर भारी पट्टियां बनी हुई थी। मुझे मालूम था कि हमारा पाला कैसे खबीस लोगों से पड़ा हुआ था, इसलिए मैं बहुत मोहतात अंदाज में काम कर रहा था। मौका पाकर मैंने वीरा को भी समझा दिया था कि कार के किसी हिस्से में अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ने की हमाकत न करे। मेरे और वीरा के फिंगरप्रिंट्स इन लोगों के लिए अजनबी नहीं हो सकते थे। इस दौरे कत्ल के बारे में ऐसा वाज़ेह सबूत मिल जाने के बाद बात क्या असराइयों तक महदूद न रहती और लोग आला सतह पर हमारी जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का दबाव डाल सकते थे। इस दौरान में एक मरतबा फिर अव्वल खान का पैगाम आया। BH6 को अपनी गाड़ी में सुर्ख कार के पीछे जाना था। नसीम उसके साथ सवार था। मुझे वीरा के हमरा BH5 की गाड़ी में उससे कारवां में शामिल होना था। सुर्ख कार को किसी वीराने में ठिकाने लगाने के बाद BH5 नसीम और उसके साथी के साथ लौट जाता। मुझे नसीम के ऑपरेटर्स के साथ क्लिफ्टन के कुर्ब जवार में रुककर अव्वल खान के पैगाम का इंतजार करना था। हालात इस कदर गंभीर हो चले थे कि हम सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए थे। मैंने बस एक लम्हे के लिए सोचा कि हम लोगों के चले जाने के बाद जहांगीर का घर बिल्कुल ही गैर महफूज होकर रह जाएगा। वहां जहांगीर के जो कुछ भी आसासे रहे हों वो अपनी जगह थे, लेकिन मेरी बहुत बड़ी रकम डॉलरों की शक्ल में उसकी तिजोरी में महफूज थी और मैं जरूरत के वक्त उसमें से पैसे लेता रहता था। ये वो खतीर रकम थी जो मैंने शीवालों की गन बोर्ड की फरोख्त से हासिल की थी और पाकिस्तान पहुंचने के बाद अमानत के तौर पर सलमा के पास रखवा दी थी। वीरा के चारों फायर इतने बेखता साबित हुए थे कि उनसे सुर्ख कार के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। BH5 ने ड्राइविंग सीट संभाल कर अग्निशन में चाबी घुमाई तो इंजन एक इशारे से बेदार हो गया। जहांगीर के घर के कुर्बोजवार में इतने तवातुर के साथ फायरिंग के खूनरेज वाकयात रुनमा हो चुके थे कि इस इलाके के बासियों ने दहशत ज़दा होकर इनसे अलग रहने को अपना वतीरा बना लिया था। हम लोगों के रवाना होने तक किसी ने अपने घर से बाहर आकर कोई बात जानने की कोशिश नहीं की थी। BH5 पेशा वराना महारत में खासा काया था। क्लिफ्टन का रुख करने के लिए उसने किसी भी बड़ी सड़क पर निकलने की हमाकत नहीं की, बल्कि अंदर ही अंदर पतली पतली सड़कों से होता हुआ पहले निस्बतन कम आबाद इलाके में दाखिल हुआ, फिर बिल्कुल गैर आबाद हिस्से में पहुंच गया जहां ज़ेरे तामीर सड़कों के सिवा किसी दूसरी सहूलत का नामो निशान नहीं था। BH5, 6 और 9 की रवानगी के बाद हम दोनों न सिर्फ बिल्कुल फारिग थे बल्कि हमारे पास अपनी सवारी भी मौजूद थी। अव्वल खान की हदायत के मुताबिक हमें इस इलाके में मौजूद रहकर उसके अगले पैगाम का इंतजार करना था जो ऑपरेटर्स पर किसी भी वक्त मौसूल हो सकता था। सुर्ख कार न्यू क्लिफ्टन और डिफेंस के मैरीना बीच के दरमियानी इलाके में छोड़ दी गई थी।
जहां सुस्त रफ्तारी से होने वाली साहिली तामीरात के बावजूद उस वक्त पुरहोल सन्नाटे का राज था। वहां से निकलने के बाद हम दोनों ने साहिल समंदर के साथ बनी हुई तवील सड़क का पूरा चक्कर लगा लिया, लेकिन हम ऐसी किसी कार को तलाश करने से कासिर रहे जिसमें BH7 या दूसरे सफेद फार्म कैदी की मौजूदगी का शुबा किया जा सकता। वीरा का आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा था। मेरे लिए वो बाज औकात बिल्कुल ही नाकाबिले फहम साबित होती थी। दुश्मन कैसा ही खतरनाक मुजरिम क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल एक इंसान ही होता है, और किसी भी इंसान के कत्ल के बाद एक नॉर्मल शख्स घंटों बल्कि कई की दिनों तक शदीद असाबी दबाव का शिकार रहता है। बस औकात तो इसी ज़हनी तनाव की वजह से रात की पुरसकून नींद भी हराम होकर रह जाती है। लेकिन वीरा का मिजाज ही अजीब था। उसने थोड़ी देर पहले अपने हाथों से सुर्ख कार के 2 सवारों को हलाक किया था, लेकिन वो जरा भी मुज़महल, मुस्तरिब या पशीमान नजर नहीं आ रही थी। उसने जब आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं बस उसे घूर कर रह गया। अव्वल खान के पैगाम का इंतजार न होता तो मैं फनलैंड में स्काई व्हील के झूले में बैठकर यकबस्ता आइसक्रीम खाती। मेरी चुपती हुई निगाहों के जवाब में उसने सुलगाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, दुश्मन को मारकर उसका सोग मनाना बुज़ली की निशानी है। मुझसे ये तवक्का न रखो कि अब मैं इन दोनों की नागानी मौत पर पछताते हुए अपना खाना पीना हराम कर लूंगी। ये काम हेनरी ड्रैक नॉर्मन बेहतर तौर पर कर सकेगा। अव्वल खान तुम्हारी मनमानी पर बहुत गुस्से में है। सामना होते ही वो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देगा। क्या फर्क पड़ेगा? वो डटाई से बोली। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब उसे अपने दिल की भड़ास निकालनी है तो वो निकालता रहे। मैं कान दबाकर सब कुछ सुन लूंगी। मैं अपने मुखलिस दोस्तों की जुबानी चांद मारी का कभी भी बुरा नहीं मनाती। थकार कर वो खुद ही खामोशी इख्तियार कर लेगा। लेकिन जब सब कुछ एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत चल रहा था तो तुम्हें दरमियान में अलग रास्ता अपनाने की क्या जरूरत थी? तुम इन सबको अहमक समझती हो जो इन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बस एक ही खदशा था कि तुम लोग उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करोगे और उन्हें अपने मुंह की छछूंदर बना लोगे। ताकत के नशे में बदमस्त दुश्मन का बस एक ही इलाज होता है कि उसके आदमियों को पकड़ो और बेदर्दी से ज़िबा कर डालो। वो झंझलाकर अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाएगा। उसके आदमियों को पकड़कर पालोगे तो वो इनकी बाजियाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगा। चिमकलार के बारे में मैंने यही कहा था और अब भी मेरी सोच यही थी। दुश्मन को 4 चोट की ऐसी मार मारो कि उसे अपने जख्म सहलाने से ही फुर्सत न मिल सके। तुम लिख कर रख लो कि सुरकार की दरियाफ्त पर वो हवास बागता हो जाएंगे।